साइंस क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास तक संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं की परिभाषाएं पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिएगा, आपने पिछली क्लास में संयोजन अभिक्रिया पढ़ी और क्या पढ़ा था? आपने संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण पढ़ा था कि यदि बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? जल से करवाई जाए तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? आपको चूने का पानी क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ आपको इस अभिक्रिया में किसकी प्राप्ति हो रही थी? ऊष्मा की भी प्राप्ति हो रही थी। नाम क्या है अभिक्रिया का? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और आप ये देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में किसकी प्राप्ति हो रही है? ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। तो बच्चों, जब किसी भी अभिक्रिया में आपको उत्पाद के साथ किसकी प्राप्ति हो? ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा की प्राप्ति होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब इस परिभाषा या इस अभिक्रिया की दूसरी परिभाषा और भी होती है। यदि आप देखेंगे तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि मुझे इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। या ये भी तो कहा जा सकता है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है। उत्सर्जन का मतलब क्या हो रहा है? बाहर निकालना। ठीक है ना? तो एक दूसरी परिभाषा और बन जाती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती है बच्चों? वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो आप एग्जाम में दोनों ही परिभाषाओं में से किसी भी एक परिभाषा को लिख के आ सकते हैं। पहली परिभाषा क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ किसकी प्राप्ति हो रही है? ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि सर इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वह अभिक्रिया कहलाती है बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कितनी परिभाषा हो गई? दो। पहली तो कौन सी है? ये। और दूसरी कौन सी रही? नीचे जो लिखी हुई है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है और मैंने आपको जब पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया में तो मैंने आपसे ये कहा था कि विशेष फोकस आप इस उदाहरण पर रखिएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि देखिएगा, यह उदाहरण जो है वो संयोजन का भी है और यही उदाहरण आपको ऊष्माक्षेपी में भी काम आ गया है। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कोई भी आपको अभिक्रिया दे देगा, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम में यही दे दी जाए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे उदाहरण जरूर पूछा जाता है। तो आप इस उदाहरण को क्या कर सकते हैं? काम ले सकते हैं। यदि आपको एक से ज्यादा उदाहरण याद हो जाए तब तो सोने पे ही क्या हो जाता है? सुहागा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अच्छे ढंग से ज्यादा उदाहरण याद नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो केवल एक ही उदाहरण याद रख लें। ये दोनों ही जगह क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा। अब मैंने ये क्यों कहा कि इस अभिक्रिया में ये शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? क्योंकि इस साल 2024 में जो वार्षिक एग्जाम हुए हैं, जब इन बच्चों के अर्धवार्षिक एग्जाम हुए थे दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का खाली जगह होता है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का खाली जगह होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है।
तो लगभग 90% जो बच्चे थे उस समय इस क्वेश्चन को क्या नहीं कर पाए थे, वह इस शब्द को इसमें नहीं भरे पाए थे। क्योंकि यदि हम केवल एक ही परिभाषा पढ़ते हैं, एक ही परिभाषा हमें बताई जाती है, तो हम केवल इतना ही याद रख पाते हैं कि ऊष्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन वह प्राप्ति शब्द जो है वो इसमें सही नहीं बैठता है, प्राप्ति होता है हो जाता है ना। इसलिए क्या आएगा इसमें आएगा उत्सर्जन होता है। इसलिए मैंने आपको दोनों ही परिभाषाएं बता दी हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ये बहुत छोटी सी परिभाषा है, ये थोड़ी सी क्या है बड़ी परिभाषा हो जाती है, लेकिन दोनों ही क्या है परिभाषाएं सही हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ किसकी प्राप्ति होती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे और उदाहरणों की बात करते हैं। एक उदाहरण और दिया हुआ है दूसरे नंबर का, वह उदाहरण दे रखा है आपको प्राकृतिक गैस का दहन। यह भी किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, प्राकृतिक गैस का दहन। क्या होती है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है ना। और क्या कह रखा है कि प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और मैंने आपको बताया था दहन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। अब यदि हम अवस्थाएं दर्शाएं तो बेटा ये क्या है, गैस है, इसलिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, G लगा देंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, इसलिए क्या लगा दिया जाएगा, G लगा दिया जाएगा। G मतलब गैस। अभिकारक और उत्पाद के मध्य कौन सा चिन्ह, तीर का चिन्ह। क्या बनेगा उत्पाद, जब इसे जलाया जाएगा तो प्राप्ति होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और किसकी, जल की, और साथ ही साथ प्राप्ति होगी किसकी, आपको ऊष्मा की भी क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। क्यों, क्योंकि ये क्या है उत्पाद, और उत्पाद के साथ किसकी प्राप्ति हो रही है, ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। अब एक बात और समझिएगा आप, देखना इस यौगिक को आप अच्छे से देखें, क्या है ये CH4 यानी कि प्राकृतिक गैस है, लेकिन यह एक कार्बनिक पदार्थ भी है। कैसा यौगिक है ये, कार्बनिक यौगिक भी है। कैसा यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, या कार्बनिक क्या है, ये यौगिक भी है, ठीक है ना। और अब ये जो कार्बनिक यौगिक है बहुत बार आएंगे, आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे उसमें भी आएंगे, आगे जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हो वहां भी ऐसे बहुत बार क्या आएंगे, कार्बनिक यौगिक आपके काम आएंगे। तो आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी कार्बनिक यौगिक का क्या किया जाए, दहन किया जाए, क्या किया जाए, कार्बनिक यौगिक का दहन किया जाए, तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, फिक्स होगा। और वह फिक्स उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या, ऊष्मा। इससे आपको अभिक्रियाओं को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े यौगिक मिलेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये आ गया, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अब जब आप इसे पढ़ोगे तो यदि ऐसे आप यौगिक पढ़ोगे इतने बड़े बड़े, तो आप क्या नहीं आप पता नहीं लगा पाओगे कि यौगिक क्या बनने वाला, उत्पाद क्या बनने वाला है। तो आप यदि आपको ये बात याद है कि यदि मुझे कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है और मुझे क्या दी हुई है, ऑक्सीजन, यानी उसका दहन करवाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमें जो बनने वाले उत्पाद होंगे वो क्या होंगे, फिक्स हुए। फिक्स कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब आप कहोगे कि सर कार्बनिक यौगिक को मैं कैसे पहचानूं, तो आप एक बात याद रखेंगे, वही यौगिक कार्बनिक यौगिक होगा जिसमें कार्बन भी है और जिसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है। ये दोनों ही तत्वों का होना क्या है, जरूरी है, तभी हम उन यौगिकों को क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिक है, ऑक्सीजन तो है इसमें, परंतु इसमें कार्बन भी है और क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है। तो ये कौन सा यौगिक हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना क्या है, जरूरी है। और समझिएगा, जैसे आपके सामने लिखी हुई है CO2। अब बताइए CO2 कार्बनिक है या अकार्बनिक है, यह कौन सा यौगिक है, अकार्बनिक है। कौन सा यौगिक है बेटा, यह अकार्बनिक यौगिक है। क्यों है यह अकार्बनिक यौगिक,
क्योंकि आपने पढ़ा था अभी कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ क्या होती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है। लेकिन यहां पर आप यह पा रहे हैं कि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक हो गया। तो अब मेरे हिसाब से आप ये भी समझ चुके होंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या है, और आप ये बात भी समझ चुके होंगे कि यदि कोई ऐसी अभिक्रिया आ जाए जिसमें कार्बनिक यौगिक का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, तो हमें बनने वाले जो उत्पाद होंगे या हमारे द्वारा जो बनाए जाने वाले उत्पाद होंगे वो फिक्स हो गए, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या, ऊष्मा। ठीक है ना। अगला एक और उदाहरण दिया हुआ है आपके में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, और वो उदाहरण दिया हुआ है श्वसन का। कौन सी अभिक्रिया का, श्वसन अभिक्रिया का। और ये कहा गया है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। यह भी आपकी बुक में दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह भी क्या है, एक अन्य उदाहरण है जो किसका है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। समझिएगा कैसे, देखिएगा, आप क्या खाते हैं, आप भोजन खाते हैं, और भोजन में मुख्यतः जैसे चावल खा लिया, ब्रेड खा लिए, आलू खा लिए, या चिप्स जो होती है वो आलू से तो बनती है। इस प्रकार के जो पदार्थ खाए, इन सभी पदार्थों में क्या होता है, इन सभी पदार्थों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन। और जब इस कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है, तो पाचन से हमें किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। मैं भी आपको समझा रहा हूं कि हमने ये क्यों कहा कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे, अभिक्रिया में कह दे कि आप बताइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और उदाहरण सही समझाइए, तो वहां आप लिख सकते हैं कि श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। परंतु वहां पर आपको समीकरण भी लिखनी पड़ेगी। तो समीकरण अभी अपन लिखेंगे, पहले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है क्वेश्चन कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, समझाइए क्यों। तो समझिएगा क्यों। तो मैंने क्या कहा कि जब हम चावल, ब्रेड, आलू जैसे या चिप्स जैसे क्या खाते हैं, पदार्थ खाते हैं, तो उनमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है, और पाचन से हमें किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यह ग्लूकोज क्या करता है, यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया, और क्रिया करके क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा कि यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। यह पूरी जो प्रक्रिया है, यह पूरी क्या है, प्रक्रिया, यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे श्वसन की परिभाषा, और जब श्वसन की आप परिभाषा पढ़ेंगे तो मैं आपको यही परिभाषा बताने वाला हूं कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा प्राप्त होना ही कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, श्वसन अभिक्रिया कहलाती है। पढ़ेंगे अपन इसको जब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। फिलहाल के लिए जो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन था कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, समझाइए कैसे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आप क्या कहेंगे कि जब हम आलू, ब्रेड और चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खाते हैं तो यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में विखंडित होकर के या पाचित होकर के क्या देता है, ग्लूकोज देता है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यह पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है।
अब मैं आपके सामने इसका समीकरण लिख देता हूं, रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, समझिएगा कैसे। क्या कहा गया था, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ग्लूकोज का हो गया, ठीक है ना। यहाँ कौन सी अवस्था आ जाएगी आपकी, AQ, क्योंकि ग्लूकोज क्या होगा, हमारी कोशिकाओं में उपस्थित जो रक्त है उसमें घुला हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, घुली हुई है ना चीज अवस्था। रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा, और रक्त कणिका है, प्लाज्मा में क्या होता है, कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। तो जो ये है ग्लूकोज घुला हुआ है, इसलिए क्या लिख रहे हैं, AQ लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्लस किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ, यहां भी क्या आ जाएगी आपकी, वही AQ आ जाएगा, ठीक है ना। अब याद कीजिए, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि ये कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ हो गया। कैसा हो गया, कार्बनिक, कार्बन भी और क्या है, हाइड्रोजन भी है। क्या हो रहा है, इसका दहन हो रहा है, और जब इसका दहन होगा तो आपको मिलने वाले जो पदार्थ हैं वो फिक्स हो गए। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्या हो गया, जल हो गया, और किसकी प्राप्ति हो गई, आपको ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई है, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई है। तो क्या कह सकते हैं हम कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। ये समीकरण भी आपको लिख के आनी है, और दोबारा बताता हूं, फिर से सुन लीजिएगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, समझाइए क्यों। तो आप क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि जब हम चावल, ब्रेड और चिप्स जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। अतः हम कह सकते हैं, ऊर्जा देता है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इसलिए यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या हो गई है, उदाहरण हो गई है। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे, और आगे आपने कल पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, और मैंने आपको कल वियोजन अभिक्रिया के प्रकार बताए थे। कितने, 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से प्रकार थे, मैंने आपसे कहा था पहली कि आप किसी भी पदार्थ को क्या दें, ऊष्मा दें, और ऊष्मा दे करके आप उस पदार्थ को तोड़ें तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। यानी कि आप किसी पदार्थ को क्या दें, ऊष्मा दें, और ऊष्मा देने पर वह पदार्थ क्या हो जाए, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाए तो वह कौन सा कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। समझिएगा कैसे, देखिएगा मैंने क्या कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं मैंने नाम क्या बताया था इसका, सामान्य संगमरमर। तो जब आप कैसा होता है, ठोस, जब क्या करेंगे हम इसे ऊष्मा देंगे, क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, ऐसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो यह टूट जाएगा। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कैसे टूटा ये टूटा ऊष्मा ग्रहण करके। कैसे टूटा, ऊष्मा ग्रहण करके, ऊष्मा का अवशोषण करके। और किसमें टूट गया, छोटे छोटे उत्पादों में टूट गया। इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। तो आप क्या कह देंगे, परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो एकल ही होगा ना, जिसमें एकल अभिकारक, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था वियोजन अभिक्रिया की पहचान है क्या, एकल, और एकल भी क्या, अभिकारक। यानी कि अभिकारक कैसा होना चाहिए, एकल होना चाहिए। और ये बातें आपको पता भी होनी चाहिए, समीकरणों या अभिक्रियाओं को पहचानना आपको आना चाहिए। 2023 तक जो पैटर्न था वो अलग था, अब पैटर्न क्या कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया गया है, चैप्टर भी कुछ कम कर दिए गए थे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो इस साल से या 2024 में जो एग्जाम हुआ था, इस साल से जो क्वेश्चन आने लग गए हैं वो इस प्रकार के आने लग गए हैं इस चैप्टर से कि आपको कोई भी एक रिएक्शन दे देगा या कोई भी आपको एक समीकरण दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो जब तक आप पहचानना नहीं सीखोगे किसी भी अभिक्रिया को, आप पता नहीं लगा सकते कि वह कौन सी अभिक्रिया है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करके छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। देखो हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक नहीं डले हुए, मतलब इसके बारे में बताया तो गया है, ऊष्मीय वियोजन के बारे में बताया गया है, प्रकाशीय वियोजन के बारे में बताया गया है और वैद्युत अपघटन के बारे में भी बताया गया है। परंतु जो हमारी पुरानी किताबें थी एनसीईआरटी से पहले चलती थी, उनमें इन अभिक्रियाओं को स्पेशल हेडिंग के तौर पर, जैसे आपकी बुक में संयोजन अभिक्रिया लिखी हुई है, ऐसे ही ये अभिक्रियाएं भी हेडिंग डली हुई थी और तब ये टीचरों के द्वारा पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब इन्हें अलग से हेडिंग ना बना के वियोजन में ही शामिल कर दिया गया है, क्योंकि वियोजन का क्या है, रूप है। तो इसलिए इनकी परिभाषाएं जो हैं वो पुरानी किताब में साफ साफ दी गई थी, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ नहीं दे रखी, लेकिन हमें पढ़नी जरूर है, पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये उदाहरण हो गया आपका ऊष्मीय वियोजन का। क्या परिभाषा एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको पता है वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। और ऊष्मीय का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल की क्लास में कि आप उसे ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके टूटेगा। ठीक है ना। तो ऊष्मा ग्रहण करके, और वियोजन का मतलब क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करके छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, कौन सी कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और आपके सामने क्या दिया हुआ है? एक उदाहरण लिखा हुआ है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर को, किसको? संगमरमर को क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया में भी एक नंबर का क्वेश्चन छुपा हुआ है और वो क्वेश्चन है ये CaO। आपसे पूछ लिया जाता है कि CaO का उपयोग बता दीजिए। तो सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है किसके निर्माण में? सीमेंट के निर्माण में। तो आपका जो बिना बुझा हुआ चूना है वह सीमेंट, जो सीमेंट बनता है हमारे घरों में जो काम आता है सीमेंट, जब सीमेंट का फैक्ट्रियों में निर्माण किया जाता है, तो फैक्ट्रियों में जब सीमेंट का निर्माण किया जाता है तो सीमेंट के निर्माण में जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक मतलब जो मेनली जो तत्व, जो मेनली जो यौगिक जो काम आता है, उस यौगिक का नाम क्या है आपका? बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना सीमेंट के निर्माण में क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीमेंट के निर्माण में सामान्यतः किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, या CaO का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एक दूसरी अभिक्रिया और है इसी की, या इसी अभिक्रिया से रिलेटेड, लेड नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट है? लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट को यदि क्या किया जाए? गर्म किया जाए, गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा। अब 2024 में जो अभी मैंने कहा था, वो बार बार यही कह रहा हूं, जो एग्जाम हुआ था वहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि लेड नाइट्रेट
क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? लेड नाइट्रेट। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया था कि जो लेड नाइट्रेट जो है, जब इसका क्या क्या करवाया जाता है, अपघटन करवाया जाता है, तो अपघटन करवाने पर नाइट्रोजन युक्त, कौन सी युक्त? नाइट्रोजन युक्त एक गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। उस गैस का क्या बताइए आप, नाम बताइए। तो नाइट्रोजन युक्त गैस कौन सी है? NO2। और इस NO2 का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है। आपको जब टेलीग्राम पर आप मेरे नोट्स देखोगे तो आपको इस यह अभिक्रिया भी मिल जाएगी और उसका क्या मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा इस गैस का। देखो विज्ञान में क्वेश्चन बेटा कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको आराम से अच्छे से चीजें समझ में आए, कंसेप्ट आप कैसे क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि नाइट्रोजन युक्त गैस का क्या बताइए, नाम बताइए। परंतु इस अभिक्रिया में आप याद रखेंगे एक धुआं निकलता है और वो धुआं कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का। कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि क्यों निकला ये भूरे रंग का धुआं, तो ये भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस के कारण निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण निकलता है। तो ये बात लिखवाई जाती है, मैं लिखवाता भी हूं कि उपरोक्त अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या निकलता है? भूरे रंग का धुआं निकलता है। किसके कारण? इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बनने के कारण। अब ये हमारा कॉमन सेंस हो जाता है कि इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन युक्त गैस केवल एक ही तो है और उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है और ऑक्सीजन गैस की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अभी आपसे बेटा यदि क्वेश्चन पूछ लिए जाए इस अभिक्रिया से, दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक तो इस अभिक्रिया में कौन से रंग का धुआं निकलेगा? भूरे रंग का धुआं। और उस भूरे रंग के धुएं का कारण क्या है? तो कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का बनना। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इस बार पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक नाइट्रोजन युक्त गैस बाहर निकलती है, उस गैस का नाम बताइए। तो गैस का नाम क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगली अभिक्रिया अपघटन। और क्या परिभाषा है कि किसी पदार्थ की द्रव या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। या तो आप यह कह सकते हैं कि वह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, या आप इसकी जगह यह भी कह सकते हैं कि वह छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ठीक है बेटा। तो किसकी अभिक्रिया हो गई है? यह अभिक्रिया हो गई है आपकी वैद्युत अपघटन। मैं एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिएगा आप क्या करते हैं, जल का क्या करवा रहे हैं? हम वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? जल का वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं। ठीक है ना। देखिएगा मैं पहले एक चित्र बना देता हूं आपके सामने। ठीक है ना। ये क्या है? एक बीकर ले लिया मैंने, मग ले लिया और इसमें मैंने क्या लगा दिए हैं? दो इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा। क्या लगा दिए? दो इलेक्ट्रोड लगा दिए बच्चों। क्या होते हैं इलेक्ट्रोड? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु की छड़ें। क्या होती हैं? धातु की क्या? छड़ें। तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु की छड़ें। तो कोई भी दो धातु क्या लगा दी? छड़ें लगा दी। अब इनमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, इन इलेक्ट्रोडों में एक इलेक्ट्रोड तो होता है बेटा एनोड और एक इलेक्ट्रोड होता है आपका कैथोड। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड। और एक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड। एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है यह होता है पॉजिटिव और कैथोड की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक या नेगेटिव प्रकृति होती है। और आप जानते हैं क्या कि समान
चीजें जो होती हैं वह क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, और असमान क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। मतलब यदि किसी भी पदार्थ को क्या करवा रहे हैं, अपघटित करवा रहे हैं, तो उस यौगिक में, उस पदार्थ में जिस भी एटम की या जिस भी तत्व की नेगेटिव प्रवृत्ति है वह तो कहां प्राप्त होगा आपको, एनोड पर, और जिसकी क्या है पॉजिटिव प्रकृति है वो कहां प्राप्त होगा, आपको कैथोड पर प्राप्त होगा। समझिएगा कैसे, जैसे मान लीजिएगा आपने इस प्रकार से ये मग ले लिया, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और आपने इसमें क्या भर दिया है, जल भर दिया है, ठीक है ना। एक एनोड क्या मान लिया, एक तो क्या है धनात्मक है और एक क्या है ऋणात्मक है। मतलब एक क्या है आपका एनोड है और एक क्या है आपका कैथोड है, और इनको मैंने जोड़ दिया है 6 वोल्ट की बैटरी से। जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया और क्या करवाई गई, धारा प्रवाहित करवाई गई, तो ये पाया गया कि जो जल होता है या आपका जो वाटर होता है यह टूटता है या यह अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, यह अपघटित हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि आपने क्या करवाई, आपने विद्युत धारा क्या करवाई, प्रवाहित करवाई, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो पानी है H2O है यह क्या हो गया है, अपघटित हो गया है। अपघटित मतलब टूट गया है, किसमें, अपने ही भागों में। और इसके भाग कौन कौन से हैं, एक तो ये क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस दे देगा, और एक आपको क्या दे देगा, यह ऑक्सीजन गैस दे देगा। बोलो देगा या नहीं देगा, देगा ना। तो क्या दे देगा आपको, हाइड्रोजन गैस दे देगा, और एक आपको क्या दे देगा, यह है ऑक्सीजन गैस दे देगा। और मैंने यह समीकरण भी क्या कर दी है, संतुलित कर दी है, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि असमान चीजों में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब इसकी जो प्रकृति है यह अपनी से विपरीत प्रकृति वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। देखिए सामान्यतः आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। मतलब यह सामान्यतः धनात्मक प्रकृति को दर्शाता है। तो आप जानते हैं कि यह धनात्मक प्रकृति को दर्शाती है हाइड्रोजन गैस, समझने के लिए बता रहा हूं आपको, है ना। और ये क्या है, कैथोड है, क्या है, कैथोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड। तो हाइड्रोजन गैस तो हमें किस पर प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी भैया किस पर, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस किस पर प्राप्त होगी, आपको एनोड पर प्राप्त होगी। किस पर प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। तो ये क्या है, यह है आपका जल का वैद्युत अपघटन। क्या है, जल का वैद्युत अपघटन। तो याद रखिएगा यह उदाहरण है किसका, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। क्या होना, जल का वैद्युत अपघटन होना। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि जल के वैद्युत अपघटन में, जल के वैद्युत अपघटन में कौन सी गैस अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और वह किस पर प्राप्त होगी। यानी क्या कह रहा, दोबारा सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि जल के वैद्युत अपघटन में कौन सी गैस की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और वह किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी। तो बच्चों देखिएगा आपको ये क्या है, उत्पाद हैं। आपको यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के तो कितने एटम हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हैं। मतलब हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वह ऑक्सीजन की वैल्यू से क्या है, दुगनी है। क्या है, दुगनी है। मतलब यदि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हाइड्रोजन वैल्यू कितनी होगी, 4। तो हमें यहाँ साफ साफ यह दिखाई दे रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कौन सी गैस अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, हाइड्रोजन प्राप्त होगी। और कितनी, ऑक्सीजन की तुलना में कितनी प्राप्त हो रही है, आपको अनुपात आपको दिखाई दे रहा है। इसको काट सकते हैं अपन, तो 1:2, यानी कि ऑक्सीजन की तुलना में इसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। और किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी, हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी है, धनात्मक, तो यह किस पर प्राप्त होगी, आपको कैथोड पर प्राप्त होगी। आगे बात समझ में, याद रखिएगा परिभाषा, ठीक है ना। इससे पहले आपने कौन सी पढ़ी थी, ऊष्मीय अपघटन पढ़ी थी। अब कौन सी पढ़ी है आपने, वैद्युत अपघटन पढ़ी है। और क्या परिभाषा पढ़ी है कि किसी पदार्थ की द्रव या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, ठीक है ना। उदाहरण याद रखिएगा। और यह डायग्राम भी आपको क्या रखना है, आपको बनाना आना चाहिए। पूरा नहीं बनाया है मैंने, ठीक है ना, बुक में दिया हुआ है। आपको जो PDF मिलेगी नोट्सों की, उसमें
डायग्राम के मैंने नंबर डाला हुआ कि कौन सा डायग्राम किस नंबर पर बना हुआ है। हो सकता है कि नोट्सों में डायग्राम बने भी हों और नहीं बने होंगे तो उसमें उस डायग्राम का नाम और उसका नंबर डला हुआ होगा, आप बुक में से देख के उसे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारे साइंस के एग्जाम में जो एनुअल होते हैं उनमें डायग्राम पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली अभिक्रिया आपने पढ़ी थी या मैंने आपसे कही थी और उसका नाम क्या है, उस अभिक्रिया का नाम है प्रकाशीय अपघटन। क्या है बच्चों? प्रकाशीय अपघटन। तो आपकी अगली अभिक्रिया हो गई है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैं आपको वियोजन अभिक्रिया बताई थी कि यह किसका भाग है? वियोजन का भाग है। मतलब क्या होगा, इसमें वही अभिकारक है, यानी इसमें भी क्या होगा, अभिकारक जो होगा वह टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये तो फिक्स है, चाहे वो विद्युत अपघटन ले लीजिए, चाहे आप ऊष्मीय अपघटन ले लीजिए और चाहे कौन सा ले लीजिए, प्रकाशीय अपघटन ले लीजिए। लेकिन जो पदार्थ टूट रहा है वो किसके द्वारा टूटेगा? सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके। तो यही परिभाषा हो गई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चाहे तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके, बात एक ही है। उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, या उत्पादों में एक ही बात है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो बच्चों ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? प्रकाशीय अपघटन कहलाती है। अब यहां पर मैं आपको उदाहरण बताता हूं और उदाहरण दे रखे हैं आपकी बुक में दो, और दोनों ही क्या है, उदाहरण क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या कहा कि सिल्वर क्लोराइड, क्या कहा है? सिल्वर क्लोराइड क्या करता है? सूर्य का प्रकाश, आपको मैंने समझाया था जब आपको नियम बताए थे कि अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए होता है? निश्चित तापमान चाहिए होता है, और उस तापमान को समीकरण लिखते समय कहाँ लिखा जाता है? तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। देखो आप या तो लिख सकते हैं हिंदी में सूर्य का प्रकाश, या सूर्य के प्रकाश को दर्शाया जाता है एच न्यू से। किससे? एच न्यू। ये क्या है? ये है न्यू, ठीक है ना। यू था और यू क्या कर रहा था? डांस करने लग गया, और डांस करते उसकी क्या कर ली? फोटो क्लिक कर ली, तो क्या बन गया? न्यू बन गया। क्या बन गया? न्यू। तो एच न्यू है ना, तो न्यू जनरेशन का है ये। तो आप ये भी लिख सकते हैं एच न्यू। तो क्या कह रहे हैं अपन कि सिल्वर क्लोराइड क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? टूट जाता है, और टूट करके क्या देता है? ये Ag और Cl2 क्या करता है? प्रदान करता है। लेकिन क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इस सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है भैया? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। और जैसे ही ये क्या करेगा? टूट जाएगा, या इसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा, तो इस सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग जो है वह किस रंग में बदल जाता है? धूसर रंग में बदल जाता है। याद रखेंगे आप, मैंने क्या कहा कि सिल्वर क्लोराइड जो है, इस सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा पाया जाता है? श्वेत रंग पाया जाता है। और जब इसका क्या होता है? अपघटन होता है, तो यह श्वेत रंग किस में बदल जाता है? धूसर रंग में बदल जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है? ये इसका रंग श्वेत से क्या हो जाता है? धूसर हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके Ag व Cl2 प्रदान करता है, जिसके कारण इसका श्वेत रंग कौन से रंग में बदल जाता है? धूसर रंग में बदल जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, वो सुनिएगा। देखो आपने लगभग पुराने पेपर देखे होंगे, और पुराने पेपरों में आपने पाया होगा
कि साइंस में 2 से 3 क्वेश्चन या लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो किस पर आधारित होते हैं, एक्स पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, एक्स पर आधारित होते हैं। ये बेटा मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना कि श्वेत रंग किसमें बदल गया, दूसरे रंग में। आपने अभी पढ़ा था उससे पहले लेड नाइट्रेट पर बताया था मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया में, उसमें वियोजन में कि लेड नाइट्रेट का जब अपघटन हुआ लेड नाइट्रेट का तो कैसे रंग का धुआं निकला, भूरे रंग का धुआं। ये जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं इन्हीं बातों पर आधारित क्या आता है, क्वेश्चन आता है। कैसे आता है वो सुनिएगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन ये कह देता है कि कोई पदार्थ या कोई यौगिक एक्स है, क्या है, कोई यौगिक क्या है, एक्स है, ठीक है ना। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रंग कैसा हो जाता है, श्वेत से धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है, श्वेत से धूसर हो जाता है। तो यौगिक एक्स का नाम बताइए और आवश्यक रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्वेश्चन आ गया एक्स वाला, ठीक है ना। अब आपको यह क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हैं जब आपने अच्छे ढंग से समझा होगा और आपको पता होगा कि पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा, लगभग पहला चैप्टर आपका और दूसरा चैप्टर, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से सामान्यतः मोस्टली क्या बनते हैं, एक्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। आज इस साल से आप लगभग तीसरा चैप्टर भी जोड़ दीजिए, इस वाले चैप्टर से भी बन सकते हैं। तो देखो सिलेबस कम किया गया है गवर्नमेंटों के द्वारा, तो आप ये भी लगा लीजिएगा कि जिस प्रकार से सिस्टम चल रहा है और जो बातें आप सुन रहे हैं कि एक साल में 2 बार एग्जाम हो सकते हैं या इतने बार हो सकते हैं, तो जो आप सुन रहे हैं कि एग्जाम जब 2 बार होंगे तो आप ये भी लगा लीजिएगा कि जो एग्जाम होगा वह एग्जाम आपके रटने पर निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करने लग जाएगा आपके समझने पर। तो इसलिए बेटा विज्ञान में जितना अच्छे से समझोगे, जितना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, आप क्वेश्चनों को उतना ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दोबारा मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई यौगिक क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स, और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत रंग से दूसरा रंग में बदल जाता है। तो यौगिक एक्स का नाम बताइए और आवश्यक क्या दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए। अब यदि बच्चों आपको ये पता है कि हमने सर पहले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि AgCl जो है वह रंग कैसा होता है उसका, श्वेत, और जब इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, यह इसका रंग बदल जाता है और कैसा हो जाता है, धूसर हो जाता है। तो फिर आप आसानी से इसे क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। तो आपके दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा और आप कहोगे कि सर एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पर AgCl है। AgCl का मतलब क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। और फिर आवश्यक समीकरण कौन सी हो गई, ये वाली जो लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, तो ऐसे एक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एक्स के आगे, जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे एक्स वाले वो 1-2 क्वेश्चन ही बनते, ज्यादा नहीं है। मेनली क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, दूसरे चैप्टर में बनते हैं। तो इसके क्वेश्चनों को मैं आपको बता दूंगा जो जो एक्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। एक और इसकी अभिक्रिया है और या जो उदाहरण दिया हुआ है, और उदाहरण क्या है वो सुनिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसी प्रकार से क्या होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, यह सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है और टूट करके क्या देता है, सिल्वर और क्लोरीन देता है। क्या देता है, क्लोरीन गैस का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अब सवाल यह है कि ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। इस अभिक्रिया का जो उपयोग है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वह किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो समझिएगा। आपने अभी पाया कि जब AgBr जो है वह सूर्य के प्रकाश की वजह से क्या कर रहा है, टूट रहा है, और टूट कर क्या कर रहा है, आपको सिल्वर के क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। तो होता क्या है बच्चों कि फोटोग्राफी में जब इस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या दे देता है, सिल्वर देता है। नहीं, सिल्वर के छोटे छोटे क्या देता है,
बहुत हमें छोटे छोटे से दाने प्राप्त होने लग जाते हैं, और ये दाने क्या उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो दूसरा उदाहरण क्या है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके क्या करता है, वही Ag और Cl2 का निर्माण करता है। परंतु जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। कंपटीशन के एग्जाम ले लीजिए, या आपसे भी यह क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछ लिया गया है और पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, 1 नंबर में छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, आपसे कह देगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो बेटा किस यौगिक का उपयोग किया जा रहा है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है किसमें, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में तो किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। और AgCl जो होता है उसे गर्म करने पर क्या हो रहा है, वह श्वेत रंग किसमें बदल जाता है, अपने दूसरे रंग में बदल जाता है। तो यहां तक है आपने क्या पढ़ा, आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, आपने वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, और संयोजन के क्या पढ़ लिया, सॉरी वियोजन के क्या पढ़ लिया, आपने प्रकार पढ़ लिए, और आपने क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ ली है। अब अगली जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिएगा आपको मैंने संयोजन पढ़ाई थी, और संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको ये बताया था कि क्या हो रहा था, ऊष्मा निकल रही थी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था। इसलिए हमने वहीं उसके साथ क्या पढ़ी थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी। इसी प्रकार से आपने ये पाया, आपने चाहे वियोजन अभिक्रिया पढ़ी हो, चाहे आपने कौन सी पढ़ी है, ऊष्मीय वियोजन पढ़ी है, चाहे आपने प्रकाशीय वियोजन पढ़ी है, आपने इसमें पाया कि इस सभी अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है बच्चों, ऊष्मा का शोषी का मतलब क्या होता है, शोषण। शोषण का मतलब ग्रहण करना। ऊष्मा का क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। यह शब्द आपने बहुत बार सामाजिक ज्ञान में भी सुना होगा कि किसी का क्या करना, पुराने जमाने में जमींदारों के द्वारा किसानों का क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। इनको पूर्ण रूपेण उनकी जो जमीनें थी, जो फसलें पैदा करते थे, उनसे जो पैसा आता था उस सभी को क्या कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे, चूस लेते थे, उनसे सभी का क्या कर लेते थे, शोषण कर लेते थे। तो शोषण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। क्या होता है, ग्रहण करना। और किसका ग्रहण किया जाएगा यहाँ पर, ऊष्मा का। किसका, ऊष्मा का। तो यानी कि क्या हुआ, यह परिभाषा आपको समझनी है, रटनी नहीं है, आपको नाम से पता चल गया होगा, और आप अब शब्दों में अपने आप उसे ढाल सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा, आपने माला देखी होगी, माला, मोतियों की माला आती है ना। अब क्या होता है, वो धागा आता है और मोती आते हैं, और मोतियों को माला में पिरोया जाता है, और क्या बना ली जाती है, माला बना दी जाती है। ऐसे ही आपको यदि परिभाषाएं की जो लिखी हुई है हेडिंग, यदि उसका मतलब समझ में आ गया, तो अब कुछ नहीं करना, इन शब्दों को क्या करना है, पिरोना है। किसमें, अपनी भाषा में, और बस पिरो करके प्रकट कर देना है, आपकी परिभाषा आ जाएगी। तो क्या कह रही है, हम समझ गए हैं कि ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है, उसमें क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा। क्या होगा, ऊष्मा का शोषण। तो क्या परिभाषा हो गई कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण नहीं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है ना, शोषण शब्द अच्छा नहीं लगता, अवशोषित की जाती है, क्या कहलाती है बच्चों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण वही जो आपने पढ़ा था, CaCO3 यानी कि कैल्शियम क्या कार्बोनेट,
क्या देता है आपको, CaO प्लस CO2 गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे आप, ऊष्मा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊष्मा, ठीक है ना। और एक आध ज्ञान की बात बताऊं तो इस यौगिक में टूटने के लिए लगभग 473 केल्विन ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि यह जो CaCO3 है यह लगभग 473 केल्विन ताप पर किसमें टूट जाता है, बिना बुझे हुए चूने में, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। तो यहां तक आपने जो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं उनमें पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा हैं। संयोजन अभिक्रिया तो लगभग हर बार से ही पूछी जाती है, और इस बार कौन सी पूछ ली गई थी, वियोजन अभिक्रिया पूछ ली गई थी, ठीक है ना। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे की क्रियाओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।